हवा की भी कुछ अपनी मजबूरी है, तभी सरहद के दोनों तरफ हवा सांझी है। सरहद पार कर आया तो सरहदें बन गई। अब सरहद के दोनों तरफ इंसानियत का कत्ल हो रहा है। आदमी आदमी रह गया, अब इंसान नहीं है। अब वतन किसे कहूँ, सरहद पे खड़ा एक महफूज जगह की तलाश में, लेकिन अभी मैं महफूज जगह से बहुत दूर हूँ, महरूम हूँ। अब बरतानिया हुकूमत का क्या सरपरस्ती है या नहीं है, कौन जाने। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले और Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आसमान में बिजली कौंध रही थी, जिंदगी की रोशनी कम थी। चारों तरफ तबाही का मंजर। रकीब बोला, कयामत आ गई है जी। तांगे से डक्का अलग मरा पड़ा था। रकीब को रोते देखकर मुझे पहली दफ़ा एहसासियात हुआ कि कोई जानवर के लिए भी इतना रोता है क्या। बारिश के दिनों में हमारे इलाके के आसपास की जो नदियाँ थी, उनकी छोटी छोटी नहरें हमारे इलाके से होकर गुजरती थी और हम सब उस नहर के आसपास इकट्ठे हो जाते, अपनी अपनी यादें, अपनी अपनी बातें कहते। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि बरसातों के दिनों में हमारे यहाँ पर खरबूजे और तरबूज का मौसम जाने लगता है। बस आम लिए, खरबूजे लिए, उस नहर में धोते और फिर उसको खाते रहते। कभी कभार मुझे लगता, रकीब मुझे कहा करता कि ये आम जो है, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे जैसे ख़ास लोगों के लिए। और फिर आम को लेकर मेरे तरफ बढ़ाता और फिर वो खुद खा जाता। मोहब्बत दीन, मैं उन्हें तायाजी कहता था। रावलपिंडी के शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो एक रिटायर्ड क्लर्क थे। वक्त रुखसत मैंने कहा, अच्छा ताया जी,
मैं चलूं? ताया जी बोले, पुत्र बेवतनी करके चले हैं। मेरे अंदर से रूह बोली, वतन तो खाक हो गया। वतन बहुत याद आता है। नुकसान और मुनफ़्फ़त के बीच में सब कुछ लुटा दिया। मंजरे आम और मंसूबा और मंजिल, तीनों भांप नहीं पा रहा था मैं। असलम सामने आ गया। असलम और मैं एक ही जमात में पढ़ते थे। वो देखते ही मुझे बोला, ओ यारा तू भी, मेरे कोल बहुत जगह है, दोनों भाई खेती करांगे। उसकी बात को मानना अब ये बड़ा मुश्किल था कि मैं उसको ये कहूँ कि तेरी मंशा मुझे तो मंजूर है, लेकिन सियासत को नहीं। असलम दोनों हाथों से मुझे कसता हुआ बोला, ओए बीबी जी वाल देख। मैंने निगाह उठाकर बीबी जी वाल देखा। बीबी जी आज पर्दे में नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे सर पर रखा और कुर्ते के जेब में कुछ सिक्के डालते हुए बोली, काका घरों बेज़र नहीं जाईदा। मैं उनको क्या कहता कि मेरी झोली में इतनी बस। आगे मैं कुछ नहीं कह पाया। बीबी जी ने चांदी के सिक्के से मेरी बलाएं उतारी। आज बेसुखन बीबी जी ने बिना कुछ बोले सब बयां कर दिया। गला भर आया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बीबी जी की आंखों और मेरी आंखों का पानी बहकर ये तय कर दिया कि खून के रिश्ते आंसू के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत नहीं होते। मैंने तेजी से बीजी के पांव छुए और बाहर ड्योढ़ी की तरफ भागा। ड्योढ़ी का आधा दरवाज़ा भी शायद यही कह रहा था कि अभी कुछ सोच लो, सब अच्छा हो जाएगा। कुर्ते के किनारे से मैंने आंसू पहुँचे और बाहर तेज मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद के बाहर से ठीक उसी तरह मैंने गुलनार के दरख्त को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। दरख्त टूटा हुआ था, फिर भी मैंने झुककर बड़े अकीदे से उसको छू दिया, जैसे शायद आज मेरा आखिरी सलाम था। सारा शहर गौरिस्तान में तब्दील हो गया था। अब यादें ही मेरी हम सफ़ीर थी। सारे हमजलीस पीछे छोड़ आया था। ऐसा लगता था कि मेरा कल बीता हुआ कल हमीद था और आने वाला कल शायद गैर यकीनी होगा। मंदिर के अहाते में एक फ़कीर हुआ करता था। जालिमों ने उस फ़कीर को भी नहीं छोड़ा। सड़क के किनारे मरा हुआ फ़कीर
और उसकी फटी हुई डफली। रोज़ाना मेरी अम्मी उसको नहार मुँह बिना कुछ खाए दान में कुछ देती। अब मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था, लगातार मुसलसल मुझे फ़कीर की वो आवाज़ डफली के साथ सुनाई दे रही थी। फ़कीर कहता, सारी दुनिया रैन बसेरा, बाहर नुचट अंदर तक सवेरा। सवेरा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब वो जो सना खाने में भगवान और मस्जिद में खुदा दोनों बापर्दा थे। अब बेपर्दा थी, बेहया थी तो इंसानियत। रात दिन उसकी इश्क और इबादत भी उसको बचा नहीं पाई। क्या हुआ होगा जब उसने भीख मांगी होगी कि मुझे छोड़ दो। ना तो अल्लाह आगे आया, ना ही उस फ़कीर का पीरो मुर्शद या भगवान। जसारत, हौसला। पाँव में मैंने ताकत बढ़ाई और अब तेजी से बाहर सड़क पर मैं चल रहा था। मुझे इस चीज़ का ना तो एहसास हुआ और ना ही मुझे इल्म था कि कब जाकर मैं एक कारवां का हिस्सा हो जाऊंगा। जिधर निगाह उठाई, सर पर गठरी, पीपा, चारपाई, रस्सी से बंधा बिस्तर, पानी की एक मश्क। कोई फप्ती कस देता तो खून खराबा होने का अंदेशा था। उत्ते ना देखी निक्की। सबसे ज़्यादा खौफजदा थी माँ और बेटी। रास्ते के जौहर तालाब पर कोई परिंदा नहीं था। शायद वो हमसे भी पहले सरहद पार कर चुके थे। रुक रुक कर बैलों को हाँकने की आवाज़ आती। उनके गले से बंधी घंटी, तांगा, फिर एक बैलगाड़ी, फिर वो घंटी। रह रह कर आज भी मेरे जहन में बजती रहती। रात को सोता हूँ खुली आँखों से, सपने देखता हूँ और उसी तरह भीड़ में मैं भी चला जा रहा हूँ। बैलगाड़ी के चक्के, तांगे के पहियों की आवाज़ और फिर एक चीख, ओ रब्बा। एक आवाज़ गूंजी और फिर औरतों की रोने की आवाज़। पागलपन का दौरा नहीं, अंदर से डर बोल रहा था। फिर एक मर्द की बहुत तेज तीखी आवाज़ में, ओ सब चुप कर जाओ। वो सारा मखबूत पागलपन, वहशियतपन आज भी आंखों के सामने से निकलता है। जस्ता जस्ता, कदम बा कदम
सारा काफिला आगे बढ़ता रहा। सरहदें बट गई, एक मुल्क दो सरहदें। अब कुदरत ने भी अपना साथ छोड़ दिया। वो सारे बगीचे उजड़ गए, दरख्त गिर गए। मुझे भी मानो ऐसे लगता कि मुझे भी एक दरख्त की तरह जड़ से काट दिया है। दरख्त भी कभी जड़ समेत किसी दूसरी जगह लग सकता है। The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. एक लावल्द लावारिस औलादों को बनाकर एक नया मुल्क का परचम फहराया जा रहा था। एक ऐसी ला इलाज और ला दवा बीमारी जिसका इलाज करने के लिए सारे सियासी दाव पेच खेले जा चुके थे। यह एक ऐसा ला हासिल कदम था जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सियासी ताकतों को मिला।